नमस्कार। हम बात कर रहे थे ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं। ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं के अंतर्गत हमने देखा कि ध्वनि लोप होता है, ध्वनि आगम होता है और कुछ शब्दों में ध्वनियों का विपर्य हो जाता है, अर्थात एक ध्वनि के स्थान पर दूसरी ध्वनि आ जाती है। ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं ध्वनियों में समीकरण की। तो आज हम बात करते हैं पहले ध्वनि समीकरण। समीकरण का मतलब है जहाँ पर एक ध्वनि दूसरी ध्वनि के समान हो जाती है या दूसरी ध्वनि पहली ध्वनि के समान हो जाती है। समीकरण का दूसरा रूप या दूसरा नाम जो है वो है सारूप्य। तो ध्वनि समीकरण या सारूप्य यानी कि जब एक ध्वनि दूसरी ध्वनि का रूप ले लेती है तो इसे हम कहते हैं ध्वनि समीकरण या ध्वनि सारूप्य। ये ध्वनि परिवर्तन जो है वो तीन रूपों में हमें दिखाई देता है। एक तो है स्वर, जब स्वर समीकरण होता है यानी कि दो स्वर जो हैं वो एक जैसे हो जाते हैं। फिर है व्यंजन समीकरण। व्यंजन समीकरण का मतलब है जब दो व्यंजन जो हैं वो एक जैसे हो जाते हैं। और तीसरी बात हम करने करेंगे वो है अपूर्ण समीकरण, यानी कि एक ध्वनि दूसरी ध्वनि के समान होते होते रह गई, पूरा समीकरण नहीं हो पाया, तो इसे हम देखते हैं अपूर्ण समीकरण के रूप में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समीकरण में व्यंजन समीकरण की, कि व्यंजन किस तरह से एक व्यंजन जो है वो दूसरे व्यंजन के समान हो जाता है, यानी कि समीकरण हो जाता है, व्यंजन बदल जाता है। व्यंजन समीकरण, व्यंजन समीकरण में हम देखेंगे कि यह समीकरण जो है वो चार रूपों में हमें दिखाई देता है। व्यंजन समीकरण जहाँ पर एक व्यंजन जो है वो दूसरे व्यंजन के समान हो जाता है। व्यंजन समीकरण में हम देखेंगे पहला है, इसको हम चार रूपों में देखेंगे। और पहली जो हम बात कर रहे हैं वो है व्यंजन समीकरण के अंतर्गत जो पहली बात हम करने जा रहे हैं वो है दूरवर्ती पुरोगामी समीकरण। दूरवर्ती, व्यंजन समीकरण में दूरवर्ती पुरोगामी। दूरवर्ती यानी कि जब दो ध्वनियाँ जो हैं दूर दूर हैं और पहली ध्वनि जो है वो दूसरी ध्वनि को प्रभावित करती है, तो इसे हम कहते हैं दूरवर्ती पुरोगामी। पहली ध्वनि जो है वो दूसरी ध्वनि को प्रभावित करती है। जैसे शब्द है हमारे पास भ्रष्ट, संस्कृत में था भ्रष्ट और बन गया भरभट। यहाँ पर हम देखते हैं कि भ जो ध्वनि थी, भ के बाद आ रहा है र के बाद आ रहा है श, तो इस तरह से भ के बाद र और जो र के बाद जो श आ रहा है वो किस में बदल गया है, भ में। तो इस तरह से दूरवर्ती, दूर की जो दो ध्वनियाँ थी, पहली ध्वनि ने दूसरी ध्वनि को अपने समान बना लिया है, इसलिए ये है दूरवर्ती पुरोगामी समीकरण, अर्थात दूर की ध्वनियाँ जो थी वो आपस में एक जैसी हो गई हैं, दूरवर्ती पुरोगामी समीकरण। अब दूसरी बात हम करते हैं व्यंजन समीकरण में ही, ये तो थी दूरवर्ती, अब है पार्श्ववर्ती। पार्श्ववर्ती मतलब जो पास पास की ध्वनियाँ हैं वे आपस में बदलती हैं, और ये भी है पुरोगामी। पार्श्ववर्ती हैं लेकिन ये भी हैं पुरोगामी, अर्थात पास पास की ध्वनियाँ हैं लेकिन पहली ध्वनि जो है वो दूसरी ध्वनि को बदल देती है। इसे हम कहते हैं पार्श्ववर्ती पुरोगामी। जिस तरह से हम शब्द देखते हैं चक्र, शब्द है यहाँ पर चक्र, यानी कि यहाँ पर देखिए अगर हम इसको स्पष्ट रूप में देखें तो किस तरह से है, ये इस तरह से है ना। तो च के बाद क है और क के बाद क्या आ रहा है, र आ रहा है, लेकिन इस शब्द का जो बदल करके रूप बना वो बना चक। क्या रूप बना, चक। तो आप देखिए यहाँ पर क जो था पहले पूर्ववर्ती ध्वनि है
और इस पुरोगामी ध्वनि ने क्या किया, बाद वाली ध्वनि को बिल्कुल अपने पास वाली, क्योंकि हमने बात की है पार्श्ववर्ती, यानी कि बिल्कुल अपने पास वाली ध्वनि को बदल दिया है। पहली ध्वनि जो है वो दूसरी ध्वनि को अपने समान बना रही है, इसलिए ये है पार्श्ववर्ती पुरोगामी समीकरण। एक ध्वनि ने दूसरी ध्वनि को अपने समान बना लिया है। इसका उदाहरण हम एक और देख सकते हैं, जैसे शब्द है हमारे पास पत्र, शब्द है हमारे पास पत्र। पत्र जो शब्द है इसमें आप देखिए प है, फिर त है और फिर र है, तो यहाँ पर शब्द क्या बन गया, पत्ता। तो देखिए त ने क्या किया, इस र को भी त बना दिया, तो ये हो गया है समीकरण। और समीकरण भी किसका हुआ है, पास पास की ध्वनियों का ये समीकरण हुआ है। तो ये हुई पास पास पार्श्ववर्ती ध्वनियाँ जो हैं वो आपस में बदल रही हैं, लेकिन पहली ध्वनि जो है वो दूसरी ध्वनि को बदल रही है, यानी कि पुरोगामी समीकरण हो रहा है। पहली ध्वनि ने दूसरी ध्वनि को बदल दिया है। तीसरी हम बात करते हैं दूरवर्ती, दूरवर्ती व्यंजन समीकरण में ही हम बात कर रहे हैं, नंबर 3, जहाँ पर दूर की जो ध्वनियाँ हैं, दूर की ध्वनियों ने, दूरवर्ती मतलब जो दूर की ध्वनियाँ हैं वे आपस में बदल गई हैं। तो दूरगामी जो दूरवर्ती ध्वनि है वो पश्चगामी, दो ध्वनियाँ दूर दूर की हैं, लेकिन दूर की जो ध्वनियाँ हैं पश्चगामी, बाद की ध्वनि ने पहली वाली ध्वनि को अपने समान बना लिया है। पुरोगामी में तो क्या हुआ, जो पूर्व की ध्वनि थी उसने बाद वाली को अपने समान बनाया, लेकिन पश्चगामी में बाद की ध्वनि ने पहले वाली ध्वनि को अपने समान बना लिया है। दूरवर्ती यानी कि दूर की ध्वनियाँ हैं। जैसे हमारे पास शब्द है नील, देखिए नील शब्द में क्या है, न है, ई है और ल है। तो इस तरह से ये 3 ध्वनियाँ हैं, नील यानी कि न है। अब देखिए ये दूर हो गई, न से ल जो है वो दूर है, लेकिन हुआ क्या, जब ये समीकरण हुआ तो दूरवर्ती, दूर की ध्वनियाँ हैं कौन कौन सी हैं, न है और ल है, लेकिन पश्चगामी, पश्चगामी समीकरण हुआ, यानी कि जो बाद की ध्वनि थी उसने पहले वाली ध्वनि को अपने समान बना लिया, और अब शब्द क्या बन गया है, लील। ज़्यादातर आप देखिए बोलने में हम नील को क्या बोल देते हैं, लील। तो ये क्या हुआ, दूरवर्ती जो दूर की ध्वनियाँ थी वो एक जैसी हो गई, लेकिन अब क्या हो रहा है, जो बाद की ध्वनि थी उसने पहले वाली ध्वनि को अपने समान बना लिया है, इसलिए ये है दूरवर्ती पश्चगामी समीकरण। अब हम बात करते हैं नंबर 4, व्यंजन समीकरण में ही हम बात करने जा रहे हैं नंबर 5 की, जहाँ पर पार्श्ववर्ती पश्चगामी समीकरण। पार्श्ववर्ती मतलब दो पास पास की ध्वनियाँ हैं, पार्श्ववर्ती है, लेकिन पास पास की जो ध्वनियाँ हैं उन्होंने आपस में वो आपस में बदल गई हैं और एक जैसी हो गई हैं, पश्चगामी। पास पास की ध्वनियाँ हैं लेकिन पश्चगामी, बाद की ध्वनि ने पहले की ध्वनि को प्रभावित किया और पहले वाली ध्वनि भी जो है वो बदल करके दूसरी ध्वनि के समान यानी कि बाद वाली ध्वनि के समान हो गई है। जैसे कि हम देखते हैं संस्कृत में शब्द था, संस्कृत में जो शब्द था वो था कर्म, संस्कृत में शब्द था कर्म। देखिए तो ये है क, फिर र और म, लेकिन पाली में ये क्या हो गया, कम। अब देखिए बाद में म है, ये दोनों पास पास की ध्वनियाँ हैं, पार्श्ववर्ती मतलब पास पास की ध्वनियाँ हैं, लेकिन जो पश्चगामी ध्वनि थी, बाद की ध्वनि थी, उसने पहले वाली को अपने समान बना लिया है। इस तरह से ये समीकरण हुआ है पार्श्ववर्ती पश्चगामी। पास पास की दो ध्वनियाँ बदली हैं, लेकिन जो बाद की ध्वनि थी उसने पहले वाली को अपने समान बना लिया। तो इस तरह से ये
व्यंजन में समीकरण हुआ है, व्यंजन दो समान हो गए हैं, लेकिन पार्श्ववर्ती पश्चगामी समीकरण हुआ है। पास पास की दो ध्वनियाँ जो हैं वो एक जैसी हो गई हैं। तो हमने अभी बात की है व्यंजन समीकरण की। अब हम बात करने जा रहे हैं स्वर समीकरण की। दूसरी बात हम करते हैं स्वर समीकरण की, जहाँ पर दो स्वर जो हैं वो आपस में एक जैसे हो गए हैं, इसे हम कहते हैं स्वर समीकरण। स्वर समीकरण को भी हम दो रूपों में देख सकते हैं। एक तो दूरवर्ती पुरोगामी समीकरण। पहला स्वर समीकरण में दूरवर्ती पुरोगामी दूरवर्ती यानी कि जो दो ध्वनियाँ थी दूर दूर की थी, लेकिन जो पहली ध्वनि है उसने दूसरी ध्वनि को अपने समान बना लिया। पहली ध्वनि ने दूरवर्ती दूर दूर की थी, लेकिन पहली ध्वनि ने पुरोगामी पूर्व की जो ध्वनि है, पहले की जो ध्वनि है, उसने दूसरे को अपने अनुसार बना लिया है। जैसे कि हम देखते हैं शब्द है खुरपी, शब्द है हमारे पास खुरपी। अब देखिए ख, फिर ऊ, फिर र के साथ अ है। र के साथ क्या है अ, लेकिन शब्द जो आगे बना, जो परिवर्तन हुआ वो क्या हो गया खुरूपी। जो शब्द में आगे परिवर्तन हुआ वो क्या हो गया खुरूपी। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर जो र के साथ अ था वो क्या बन गया है, र के साथ ऊ बन गया है। यानी कि ख के साथ जो ऊ था, स्वर ऊ था, उसने र के अ को भी किस में बदल दिया है, उसने र के अ को भी ऊ में बदल दिया है। तो ये समीकरण हो गया है। दो ध्वनियाँ जो हैं वो अलग अलग थी लेकिन एक जैसी हो गई हैं, तो इसे हम कहते हैं स्वर समीकरण। और स्वर समीकरण में भी कैसा है, दूरवर्ती पुरोगामी। दूर की ध्वनियाँ थी लेकिन पहली ध्वनि ने दूसरी ध्वनि को अपने समान बना लिया है। आगे हम बात करते हैं, इसी में हम बात कर रहे हैं समीकरण की, जिसमें व्यंजन समीकरण की हमने बात की है। और हम अब बात कर रहे हैं स्वर समीकरण की। अब हम बात करते हैं, अभी हमने दूरवर्ती समीकरण की बात की है, अब हम करते हैं पार्श्ववर्ती। अब हम बात करते हैं पार्श्ववर्ती पुरोगामी समीकरण। पार्श्ववर्ती पुरोगामी समीकरण यानी कि दो पास पास की ध्वनियाँ हैं, लेकिन वही कि पूर्व की ध्वनि ने बाद की ध्वनि को प्रभावित किया और दोनों ध्वनियाँ जो हैं वो एक जैसी हो गई हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आइए, तो पहले की ध्वनि क्या है ई है और बदल करके बन गया है आई ई। तो ये पास पास की जो ध्वनियाँ हैं, देखिए स्वर जो है वो बिल्कुल पास हैं ई और ए, लेकिन समीकरण हुआ और इस तरह से ए जो है वो ई में बदल गया और दोनों एक जैसे हो गए। समीकरण हो गया, दोनों का सारूप्य हो गया है, एक रूप में दोनों दिखाई दे रही हैं और इस तरह से ये आइए का हो गया आई। स्वर समीकरण, व्यंजन समीकरण। तीसरी हम बात करते हैं अपूर्ण समीकरण की। तीसरी जो बात करने जा रहे हैं वो है अपूर्ण समीकरण। अपूर्ण समीकरण से अभिप्राय है जहाँ पर वर्ण या ध्वनि बदलने तो लगी लेकिन पूरी तरह से नहीं बदल पाई, उसे कहते हैं हम अपूर्ण समीकरण। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं डाकघर, अब देखिए यहाँ पर घ है और ये देखिए क, डाकघर। इसका जब परिवर्तन हुआ तो ये बदलकर हो गई डाकघर। बोलने में हम क्या बोल देते हैं, डाकघर। तो डाकघर शब्द जो है इसमें क का जो बदलाव हुआ है वो ग के रूप में ध्वनि परिवर्तन हो गया है। ये अपूर्ण ही रह गया क्योंकि एक कदम और आगे, क्योंकि हम जानते हैं क के बाद ख, फिर ग और फिर घ आता है ना। तो यहाँ पर ये ग तक पहुँचती लेकिन आगे नहीं पहुँची और बीच में ही अपूर्ण रह गया समीकरण। ये पूरी तरह से बदलाव नहीं हो पाया।
और आज जो शब्द बोलने में हम बोल देते हैं डाकघर। डाकघर बोलने की बजाय हम क्या बोलते हैं, डाकघर। तो इस तरह से ये समीकरण होते होते रह गया है, यानी कि अपूर्ण हो गया है। तो इस तरह से ये है समीकरण की अपूर्ण अवस्था। तो आज हमने बात की है समीकरण की। अगली क्लास में हम बात करेंगे विषमीकरण की, यानी कि कुछ बातों में ध्वनियाँ जो हैं वो अलग भी हो गई हैं, अगर समान थी तो अलग भी हो गई हैं। यहाँ पर हमने बात की ध्वनियाँ अलग अलग थी लेकिन समान हो गई हैं। तो आगे हम विषमीकरण की बात करेंगे। नमस्कार।